अरे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैला आंचल उपन्यास। इससे पहले मैंने आपकी जो कहानियाँ की यूनिट है वो मैंने पूरी करवा दी है, जिसमें आपकी कुल 21 कहानियाँ हैं और उपन्यास भी हमारे समाप्त होने वाले हैं। कहने का प्राय हमने 2 यूनिट समाप्त कर दी है, तीसरी यूनिट भी हमारी शुरू हो चुकी है। अगर किसी को 1 से लेकर 10 यूनिट बिल्कुल निःशुल्क पढ़नी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर संदेश भेजकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और ये पीडीएफ निःशुल्क माफ़ कीजिए पेड रहेगी और पूरी डिटेल में वीडियो के लास्ट में दूंगी, ठीक है। और इसी से क्या है, आप मात्र और मात्र 999 रुपये इसका रेट है, जिसमें आप यूजीसी नेट, ऑब्जेक्टिव, हरियाणा सब्जेक्टिव, इंटरव्यू तमाम यानी चारों ही प्रोसेस की तैयारी मात्र और मात्र 999 रुपये में कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर इससे सस्ती आपका कोई कोर्स मिलेगा। और क्लास आपको यूट्यूब पर मिलती रहेगी। क्लास आपकी निःशुल्क है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको अपनी तैयारी 100% करनी है तो आपको ले लेना चाहिए। वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन क्लास आपको निःशुल्क मिलती रहेंगी, ठीक है। एस्टेट की वीडियो भी आपको निरंतर मिल रही है। अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप देखिए, आज हम पढ़ेंगे मैला आंचल और इसके जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। और ये आपने देखा होगा कि अब की बार भी यहाँ से प्रश्न बने हैं यूजीसी नेट 2025 के, और इससे पहले भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो मैला आंचल पढ़ने से पहले हम इसके लेखक के बारे में यानी उनके जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। मैला आंचल उपन्यास, पहला तो क्या है, मैला आंचल क्या है, उपन्यास है। ये भी पूछा जाता है कि आपके एग्जाम में ये कौन सी विधा है, तो ये उपन्यास है। लेखक क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु है। और लेखक का जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को ओराई इंगना नामक जिला पूर्णिया बिहार में। तो इनका जन्म हुआ था पूर्णिया बिहार में 1921 में। तो आप सभी जानते हैं एक क्वेश्चन हमारा लेखक और कवियों का क्रमबद्ध लगाने आ जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में हुआ था। माफ़ कीजिए, 1942 के स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई थी और इनके साहित्य में दमन शोषण का नजर आता है। और 11 अप्रैल 1977 में इनका निधन हो गया। तो 1921 में इनका जन्म हुआ था और 1977 में इनका निधन हो गया था। मैला आंचल इनकी जो प्रसिद्धि का कारण है, तो प्रमुख इनकी प्रसिद्धि का जो कारण रहा है, विशेष रूप से मैला आंचल के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, क्योंकि 1954 में ये लिखा गया था और ये प्रथम आंचलिक उपन्यास भी है। हालांकि इसमें आगे आएगा, लेकिन मैंने ये पहले ही बता दिया है क्योंकि इस तरह के प्रश्न बार बार में पूछे जाते हैं। अब देखिए, रामचंद्र तिवारी के अनुसार फणीश्वर नाथ हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। हालांकि ये कभी पूछा नहीं गया कि किसके अनुसार ये प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माने गए, लेकिन हो सकता है कि आगे पूछ लिया जाए। तो रामचंद्र तिवारी के अनुसार इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। इनका पहला उपन्यास है मैला आंचल और इनकी ख्याति का आधार है। ये 1954 में लिखा गया था और इनकी ख्याति, इनकी प्रसिद्धि का ये आधार है। फणीश्वर नाथ रेणु ने उपन्यास की ही भूमिका में लिखा कि यह मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यासकार, यानी इन्होंने भूमिका में ही लिख दिया था कि ये क्या है, एक आंचलिक उपन्यास। आंचलिक का मतलब होता है जो क्षेत्र विशेष से संबंधित है, यानी कि जैसे कि आपका जो जहाँ जन्म हुआ वहाँ से के क्षेत्र से संबंधित है, उनकी आचार विचार, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के रीति रिवाज तमाम अगर आप को लेकर लिखते हैं तो ये आंचलिक उपन्यास होता है, क्योंकि अंचल विशेष से संबंधित विशेषताओं को उसमें आपने शामिल कर दिया है। कथानक एक पूर्णिया है, तो ये आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि मैला आंचल का क्या है, नायक कौन है या प्रमुख पात्र कौन है, तो ये क्या है, इसका पूर्णिया ही, मतलब इसका कोई भी नायक नहीं है इस उपन्यास का, इसका क्षेत्र विशेष है। यानी पूर्णिया गांव ही, जो पूर्णिया का क्षेत्र है वही क्या है, इसका क्या है, नायक है। गांव ही इसका नायक है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। पूर्णिया बिहार का एक राज्य है।
बिहार का एक जिला है, मतलब राज्य का एक जिला। इसके एक और ये प्रश्न पूछा गया है। एक और क्या है, नेपाल है, दूसरी और क्या है, पाकिस्तान है, और एक पश्चिम की तरफ बंगाल है। तो जो मैला आंचल जहाँ उपन्यास लिखा गया है, जो पूर्णिया जिला, तो उसमें क्या है, एक तरफ तो क्या है, नेपाल है, दूसरी तरफ क्या है, पाकिस्तान है, और पश्चिम की तरफ क्या है, बंगाल है। विभिन्न सीमाओं रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम मिथिला की सीमाएं रेखाएं खींच देते हैं। मैंने इसके एक हिस्से को एक ही गांव, पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा क्षेत्र बनाया है। तो ये कौन करे, ये लेखक की जो भूमिका है उसमें लिखा गया है कि एक और इसके क्या है, पाकिस्तान है, एक और नेपाल है, पश्चिम बंगाल है। तो इस प्रकार से इनकी रूपरेखा तैयार की गई है। ये हमारे लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का कहना है, और ये भूमिका में कह रहे हैं, तो भूमिका इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंदी में फणीश्वर नाथ रेणु को प्रथम आंचलिक उपन्यासकार एवं उपन्यास मैला आंचल को प्रथम आंचलिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है। कहने का अब देखो भाई, मैला आंचल पहला उपन्यास है और ये आंचलिक उपन्यास है, पहला आंचलिक। तो उपन्यासकार पहला आंचलिक कौन होंगे, फणीश्वर नाथ रेणु ही होंगे। अब क्या है, इसकी कथानक के मूल संवेदना हम पढ़ते, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होगी वह मैं आपको सचेत करती हुई चलूंगी। संपूर्ण उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार में, जैसे झूठा सच कितने भागों में है, राग दरबारी कितने भागों में, जो भी जिसके भाग बने हैं, कितने इसके खंड है, कौन से गीता है, तमाम आपको ये जानकारी रखनी है। तो यहाँ से तो प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे। संपूर्ण उपन्यास कितने भागों में है, 2 भागों में है। प्रथम खंड में 44 और तृतीय यानी द्वितीय खंड में 23 भाग है। तो आप याद रखेंगे, मैला आंचल उपन्यास है 2 भागों में है। कितने भागों में, 2 भागों में। पहले भाग में 44 भागों में बांटा गया है, और दूसरे यानी द्वितीय यानी दूसरे भाग में 23 भाग है। तो पहले में 44 हैं और दूसरे में 23 है। अगर टोटल पूछा जाए तो आप जोड़ कर लेना, 23 कितने हो गए, 7 और क्या है 6। तो ये टोटल कितने, 67 हो गए। ठीक है, 67 भाग हैं। पहले में 44 है और दूसरे में कितने हैं, 23 है। तो आगे प्रथम खंड देश की स्वतंत्रता की पूर्व की, द्वितीय खंड को स्वतंत्रता प्राप्ति की परिस्थिति के रूप में देखा जा सकता है। यानी जो पहला भाग है जो स्वतंत्रता से पहले की स्थिति थी, अब तो, और दूसरा भाग है जो स्वतंत्रता के बाद की जो स्थिति रही है, उसको इसमें क्या रेखांकित किया गया है। उपन्यास में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। अब ये प्रश्न यहाँ से काफ़ी बार पूछा गया है। मैं ये कहती हूँ कि यहाँ की एक एक पंक्ति महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। उपन्यास में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कथा है। अब इसमें पूछा जाएगा, स्थानों के नाम भी पूछे जाते हैं कि मैला आंचल में किस गांव की कथा का वर्णन है, तो मेरीगंज। अब ये मेरीगंज गांव ही का नाम मेरीगंज ही क्यों पड़ा, तो ये आप पढ़ेंगे। गांव को ये नाम मार्टिन नामक अंग्रेज द्वारा प्रदान किया गया था, जिसकी पत्नी का नाम मैरी था। अब देखो, वैसे मैं इसको विस्तार से बाद में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये क्या है, जो अंग्रेज अफसर थे मार्टिन, तो इनकी शादी नई नई हुई थी और ये घूमने के लिए कहाँ आए थे, मेरीगंज गांव में आए थे। तो उस समय इसका नाम मेरीगंज नहीं रहा था। तो देखो, ये घूमने के लिए आए, तो इन्हें बोलते हैं जैसे हनीमून के लिए, तो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इस गांव का नाम मेरीगंज रख दिया था। और इनकी पत्नी का क्या है, मलेरिया से, इन्हें बीमारी से देहांत भी हो गया था। देखो, ऐसी जगह घूमने आए और पत्नी को वापस ले जाकर नहीं जा सके। तो देखेंगे इस गांव में जो बीमारियां हैं, कैसे उनके आचार विचार है, तमाम आपको जानकारी मिलेगी। गांव में जातियां देखेंगे, गांव में राजपूत है, ब्राह्मण है, कायस्थ है, यादव आदि जातियों के बीच मतभेद रहते हैं। मतलब आपको पता है गांव में एक ऐसा माहौल होता है, जातिवाद की प्रथा तो रहती है कि उच्च है, निम्न है, मध्यम है, ये तमाम जातियों में बटे रहते हैं। और उस समय तो और भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये 1954 की बात है। ये जातियां भी भीतर से पोलेटली, तंत्रिमा, छत्र टोली, यदुवंशी छत्र टोली। अब क्या, इन जातियों की भी अपनी एक टोली बांटी गई है। तो अलग अलग टोलियों के अलग अलग नाम है। गैलो छत्र टोली, कुर्मी छत्र टोली, अमात्य ब्राह्मण टोली, धनुकधारी छत्र टोली, कोसुआ छत्र टोली, रैदास छत्र टोली, अनेक टोलियों में विभाजित है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीड से चल रही हूँ, तो आपको क्या करना है, इसमें एक फीचर होता है
जिसमें आप साइड में जाओगे तो उसमें आप क्या है उसे कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से आप इसे कर सकते हो। संथाल जाति का अपना अलग वर्ग है। संथाल जाति का अपना एक अलग वर्ग है। गांव में मलेरिया का अस्पताल खुलता है जिसमें डॉक्टर प्रशांत स्वयं अपनी इच्छा से गांव वालों की सेवा के लिए आता है। गांव में महंत साहब सेवादास का मठ है जिसमें लक्ष्मी उनकी दासी है और रामदास उनका सेवक है। अब क्या है, गांव में मलेरिया का अस्पताल खुलता है। गांव की कथा कहाँ से शुरू होती है? पहले तो वो क्या घूमने आते मार्टिन, फिर उसके बाद क्या होता है कि गांव में मलेरिया की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है क्योंकि मार्टिन की जो पत्नी है मेरी, उसका भी देहांत हो जाता है। तो गांव में क्या है, प्रशांत नाम का डॉक्टर आता है और वो क्या है मलेरिया का अस्पताल खोलना चाहता है और वहाँ लोगों की सेवा करना चाहता है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि गांव का जो एक महंत है जो क्या सेवादास है और रामदास उसका क्या सेवक है और लक्ष्मी क्या है उसकी दासी है। तो ये आगे आप पढ़ेंगे किस प्रकार से क्या क्या होता है। महंत साहब अस्पताल खुलने पर गांव भोज देते हैं लेकिन जातिगत विषमताओं के कारण सभी लोग एक साथ नहीं बैठ पाते। गांव के तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद सिंह है। अब क्या है, गांव का होता है कि जो है निम्न वर्ग उच्च वर्ग अलग अलग खाना खाते हैं भाई। जो भोज होता है मतलब जो पार्टी उसमें शामिल नहीं होते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जातिगत विशेषताएं हैं उनकी। तमाम गांव, ये पूरा गांव क्या तमाम जातियों में बटा हुआ है। विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न ऊंच नीचे की भावना रखते हैं। मतलब गांव में इतनी एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारी विषमताएं हैं और एक ये बीमारियां ही हैं, बीमारी है जो कि इस प्रकार की भावना है। और गांव का जो तहसीलदार है ये विश्वनाथ प्रसाद सिंह है। ये नाम भी आपको याद रखना, हालांकि मैं पात्र करवाऊंगी। चलो हम पहले पात्र पढ़ लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में क्या है कठिनाई नहीं होगी। तो हम पहले वो कथा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पात्र पढ़ लेते हैं ताकि आप जान जाओ कि किस में क्या क्या है। कुल पात्र 256 पात्र है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हो सकता है कि ये पूछा जाए कि महिला आंचल में कुल कितने पात्र है? 256 पात्र हैं। याद रखने योग्य बातें हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद है। जो गांव का जो तहसीलदार है विश्वनाथ प्रसाद है, ये भी आप याद रखें। गाँव में काश टोली के मुखिया है। राज प्रबंगा तहसीलदार अवसरवादी है। इनका जो नेचर है, इनका जो व्यवहार है ये अवसरवादी है। किसानों की जमीन हड़पने की प्रवृत्ति है। ठाकुर राम कृपाल सिंह है, गांव में राजपूत टोली के मुखिया हैं। खेलावन सिंह यादव है, गांव टोली, ये भी गांव की यादव टोली के मुखिया है। जोत खिजी ब्राह्मण टोली के मुखिया है। तो देखो यहाँ आपने देखा तहसीलदार कौन है? विश्वनाथ प्रसाद सिंह है। ठाकुर राम कृपाल सिंह है। खेलावन सिंह यादव है और जोत खिजी है। ठीक है। सुमृतदार बेतार है। तहसीलदार बाबू चाटुकार। अब क्या सुमृत बेतार है जो कि तहसीलदार बाबू चाटुकार के होते हैं ना, कि चाटुकार मतलब जो कह दिया बस उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और जो उन्होंने कह दिया वो हर बात को दो मिलाकर मानने वाले होते हैं ना, वो इस प्रकार का है। लक्ष्मी या लक्ष्मी महंत साहेब सेवादास की दासी है, बालदेव की पत्नी है। अब जो लक्ष्मी है ये महंत सेवादास की दासी है, मतलब जो मंदिर में है वहाँ रहती है और बालदेव की पत्नी है। बालदेव सिंह कांग्रेस के कार्यकर्ता है, गांधी जी और अहिंसा के समर्थक है। कालीचरण कौन है? सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। गांव में विद्रोह एवं जागृति हिंसक मार्ग का समर्थक है। और डॉक्टर प्रशांत है, गांव के मलेरिया अस्पताल के डॉक्टर हैं। कमली क्या? विश्वनाथ प्रसाद की बेटी है। और जो पूरी कहानी है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी, डॉक्टर प्रशांत और क्या है विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली के। बावन दास कौन है? ये बावन दास इसमें भी आया है ना, तमस में भी आया बावन दास और यहाँ भी बावन दास आया है। ऐसे बहुत से पात्र आपको ऐसे मिलेंगे जो कि एक ही नाम से मिलते जुलते होंगे और उसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, लेकिन उनकी भूमिका अलग अलग होगी। अब भंडारी क्या है? महंत सेवादास मठ का व्यवस्थापक है। ममता कौन है? डॉक्टर प्रशांत की मित्र है। इसके अतिरिक्त फुलिया है जो गुण पात्र है। खलास जी हैं, चरित्र कर्मकार है। पार्वती मामोसी है और रामदास सहदेव मिश्र आदि प्रमुख पात्र है। तो ये देखेंगे ये पात्र है। वैसे तो 256 पात्र है लेकिन प्रमुख पात्र यही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम पूरी कथा पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से पढ़ रहे थे, वे गांव यहाँ पढ़ लिया था हमने। गांव में एक भोज होता है जिसमें क्या है लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। वे बाहर से गांव वालों की हिमायती बनते हैं लेकिन भीतर से किसानों की ज़मीन हड़प लेते हैं। किसके बारे में? गांव के जो तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद सिंह के बारे में बात हो रही है कि विश्वनाथ प्रसाद कैसे हैं
ये गांव से बाहर से क्या गांव वालों की हिमायती नजर आते हैं। देखा होगा आपने, नेता वगैरह ऐसे होते हैं जो बड़े अच्छे अच्छे भाषण देते हैं लेकिन अंदर से अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। उसी प्रकार विश्वनाथ प्रसाद का व्यवहार है, वो बाहर से हिमायती लेते हैं लेकिन अंदर से वो गरीबों का शोषण करते हैं। लेकिन भीतर से गाँव के किसानों की जमीन हड़प कर अपनी जागीरी फैलाने की मंशा रखते हैं। ज्योतिषी जी गांव के कर्मकांडी ब्राह्मण और भविष्यवाणी करते हैं गांव में अमंगल होगा। अब ज्योतिषी क्या करते हैं भाई, गांव में क्या बड़ा अमंगल होने जा रहा है, भविष्यवाणी करते हैं भाई। इन्हें भी अपने क्या है, अपनी रोटियां सेकनी होती है ना। बालदेव सुराज का स्वप्न लिए वे कांग्रेस का कार्यकर्ता बनता है। अब बालदेव क्या है, सुराज मतलब यहाँ होता है स्वराज्य, मतलब स्वतंत्रता। ये क्या है, ये एक भाषा है जो एक आंचलिक, पता है कि आंचलिक उपन्यास तो आंचलिक भाषा तो होगी ना, तो सुराज का मतलब यह स्वतंत्रता से स्वप्न लिए वे कांग्रेस का कार्यकर्ता बनता है। वह महात्मा गांधी का भक्त है। बालदेव जो महात्मा गांधी का भक्त है। मटकी लक्ष्मी बालदेव के प्रति आकर्षित है। मटकी लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या एक महिला का नाम है जो बालदेव के प्रति क्या आकर्षित है। कालीचरण पहले बालदेव का चेला हुआ करता था। कालीचरण क्या पहले बालदेव का चेला हुआ करता था लेकिन बाद में कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी कार्यकर्ता बन जाता है और गांव के दलित वर्ग के लोगों व किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करने का कार्य करता है। तो ये बालदेव भी आप याद रखेंगे, बालदेव क्या करता है, या क्या चेला हुआ करता है लेकिन बाद में क्या करता है, ये कम्युनिस्ट पार्टी यानी कालीचरण से पहले बालदेव का चेला हुआ करता है लेकिन बाद में कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता बन जाता है। गांव के दलित वर्ग के लोगों व किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करने का कार्य करता है। वह मार्ग हिंसक है जबकि बालदेव का अहिंसक है। अब क्या बालदेव क्या अहिंसक है और ये कालीचरण क्या अहिंसक, भाई बनना पड़ता है, मजबूरियां बना देती है। बालदेव कालीचरण की कार्यशैली का विरोध करता है। अब बालदेव क्या है, कालीचरण की कार्यशैली का विरोध करता है। पहले दोनों अच्छे दोस्त होते हैं लेकिन बाद में एक हिंसक प्रवृत्ति का बन जाता है और एक अहिंसक रहता है। तो देखेंगे ये परिस्थितियाँ कैसे इनको बदलती है। गांव के ठाकुर राम कृपाल सिंह हैं लेकिन इनका इतना प्रभाव नहीं है। राजपूत शिवशंकर सिंह का बेटा हरगोरी विश्वनाथ प्रसाद के गांव का नया तहसीलदार है। अब क्या है, शिवशंकर सिंह का बेटा जो हरगोरी है तो एक नया तहसीलदार बन के आया। पहले कौन तहसीलदार था, विश्वनाथ प्रसाद थे लेकिन बाद में क्या है, शिवशंकर सिंह का बेटा हरगोरी नया तहसीलदार बनकर आता है गांव में। वह स्वभाव से उग्र है, मतलब बड़ा गुस्से वाला है। गांव में संथाली आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए प्रयत्न में अपने उनके तीरों से मारा जाता है। अब क्या करता है हरगोरी, क्या करता है, उनकी जमीन हड़पना चाहता है। किसकी, संथाली। और संथाली कौन होते हैं, जो जनजाति होती है इनकी, यानी आदिवासी होते हैं लेकिन बड़े इनके तीर बड़े भयानक होते हैं, तो ये इनकी तीर से मारा जाता है। अस्पताल के डॉक्टर प्रशांत को तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली से प्रेम हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे वो आता है कि नया डॉक्टर आया प्रशांत सिंह जो कि मलेरिया का डॉक्टर है और ये विश्वनाथ प्रसाद की बेटी से प्रेम हो जाता है। लेकिन हम विस्तार से पढ़ेंगे किस प्रकार से ये होता है। लेकिन अब आप क्या आपके मन में एक उत्सुकता बनी होगी अगर आपने ये पहले नहीं पढ़ा है तो। डॉक्टर प्रशांत पूर्ण समर्पण भाव से गाँव के लिए कार्य करता है। अब डॉक्टर प्रशांत क्या है, वो एक तरह से बोलते हैं कि वो कहता भी है कि गांव के लोग बड़े भोले होते लेकिन वो बड़े भोले नहीं होते वास्तव में। वह मलेरिया और काला बुखार को ठीक करने की दवाई तैयार करता है। गांव वाले उसे पसंद है लेकिन गांव वाले एक बार तो उसे पसंद होते हैं लेकिन बाद में इसका विरोध भी काफ़ी होता है। गांव में विविध मसलों को सुलझाने के लिए बैठने वाली पंचायत में छोटी जाति गांव वालों को भी सहभागी बनाने के लिए कार्यचरण अपना पक्ष रखता है। अब गांव में क्या पंचायत होती है, भी ऐसे डॉक्टर आया और ये इलाज करेगा, तो क्या है कालीचरण ये कहता है कि गांव की जो छोटी जातियां हैं, जो SC ST वर्ग के जो लोग हैं, उनको भी शामिल किया जाए। विरोध के बावजूद कुछ जाति वाले उसका समर्थन करते हैं। अब क्या कोई गांव वाले विरोध करते हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं भाई उनको शामिल कर लेना चाहिए। बालदेव और बावन दास कट्टर कांग्रेस कार्यकर्ता। बावन दास क्या है, कट्टर कांग्रेस कार्यकर्ता है और बालदेव का मित्र है। मिलकर गांव में चरखा सेंटर की स्थापना करते हैं। अब क्या बावन दास और बालदेव क्या करते हैं भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता है और कांग्रेस गांधी जी के समर्थक, तो गांव में एक चरखा सेंटर की स्थापना करते हैं। बावनदास गांधी जी के भक्त हैं। बावनदास कौन है, गांधी। ये पूछा जा सकता है कि आपके पेपर में ऐसे में महिला आंचल का कौन सा पात्र है जो कि गांधी जी का भक्त है, तो आपको याद रखना है बावनदास है जो कि गांधी जी के भक्त हैं। समय के साथ साथ गांव में कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियां तेज होने लगती हैं। गांव के लोग भी उसी
की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। कांग्रेस के भीतर स्वार्थी लोग अपना प्रभाव जमा लेते हैं। परिणाम स्वरूप बालदेव और बावनदास को वहाँ से मोह भंग हो जाता है। भाई क्या करते हैं, कुछ पार्टियां बनाते तो स्वतंत्रता के नाम पे, लेकिन बाद में क्या उनका गुट बन जाता है और अपना अपना उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से बालदेव और बावनदास का भी इन कार्यों के प्रति मोह भंग हो जाता है, मतलब वो भी पीछे हटने लगते हैं। बावनदास बालदेव से कहता है कि भारत माता रो रही है। बावनदास बालदेव से कहता है कि भारत माता रो रही है, जार जार हो रही है। उन्हें सुराज यानी स्वराज का सपना झूठा प्रतीत होने लगता है कि अब ये सपना पूरा नहीं होगा। डॉक्टर प्रशांत को साजिश कर झूठा साम्राज्य बताकर जेल भिजवा दिया जाता है। अब डॉक्टर प्रशांत को साजिश के तहत कुछ गांव वाले नहीं चाह रहे थे कि डॉक्टर प्रशांत यहाँ कार्य करे, तो उसे झूठा साम्राज्य बताकर जेल भिजवा दिया जाता है। कमली डॉक्टर प्रशांत से गर्भवती हो जाती है। अब क्या है, कमली है जो डॉक्टर प्रशांत से शादी से पहले गर्भवती हो जाती है। और आज के ज़माने में भी ये मतलब जो नैतिक मूल्य नहीं माना जाता, उस समय तो और भी ज़्यादा इसका विरोध हुआ होगा। इसी बीच देश की आज़ादी मिलती है, आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। समय के साथ सोशलिस्ट पार्टी में भी स्वार्थी लोग घर घर जाते हैं और कालीचरण का भी वहाँ से मोह भंग हो जाता है। अब कालीचरण भी सोशलिस्ट पार्टी से पीछे होने लगता है। पुरुष साम्यवादी कार्यकर्ता और डकैती चलित कर कर्मकार संबंध जोड़कर कालीचरण को जेल में डाल दिया जाता है। अब क्या है, कालीचरण को भी जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वह जेल से फरार हो जाता है। इसी बीच महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, ठीक है। और बालदेव अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। अब बालदेव को जब पता चलता है कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई है, तो बालदेव अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। बावनदास जीवन से निराश हो जाता है और उन्हीं को लगता है उनके साथ नीति ने छल किया। अब बालदेव और बावनदास क्या थे, महात्मा गांधी के भक्त थे। अब उनको पता चलता है कि महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई, तो वो क्या है, उन्होंने कहा कि नीति है जो भगवान क्या छल कर रहा है। देश का विभाजन हो जाता है। देश क्या, भारत पाक विभाजन हो गया था। उसी समय भारत और पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम के दो गुट बन जाते हैं। सीमा में कुछ दलालों की कालाबाजारी के सामान की गाड़ी रुकवाने के प्रयत्न, बावनदास की हत्या कर दी जाती है। तो ऐसा इसमें क्या कि कौन सा पात्र है जिसमें क्या है, दो कालाबाजारी के सामान की गाड़ी रुकवाते हुए हत्या की गई थी। तो ये प्रश्न आप याद रखेंगे, बावनदास ऐसा पात्र है जो कि कालाबाजारी के सामान को रोकना चाहते थे और उसी की हत्या कर दी जाती। किसकी, बावनदास की, ठीक है। तो याद रखेंगे। लक्ष्मी और बालदेव साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब लक्ष्मी क्या है और बालदेव साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं। लक्ष्मी कौन थी, जो मठ में रह रही थी। अंत में डॉक्टर प्रशांत जेल से छूट जाता है। वह अपनी मित्र ममता के साथ मैरीगंज पहुंचता है। अब ये देखिए, मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ममता है जो कि डॉक्टर प्रशांत की महिला मित्र है, यानी मित्र है, ये साथ साथ डॉक्टरी की पढ़ाई करके आए हैं। तथा कमली और अपने बच्चे को स्वीकार करता है। अब जब डॉक्टर प्रशांत क्या चले जाते हैं, जेल चले जाते हैं, तो बाद में एक बच्चे का जन्म होता है, कमली के बच्चे का। और ये क्या है, ये कमली और डॉक्टर प्रशांत का बच्चा है। और डॉक्टर प्रशांत जेल से आने के बाद उन दोनों को, अपनी कमली को और अपने बच्चे को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ देखेंगे खंड 1 यानी भाग 1 में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। हो सकता है कि ये घटनाएं क्रमबद्ध से लगाने आ जाए और आती भी हैं, ध्यान से देख लेना। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो 2-3 बार सुन लेना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि जिसने पहले पढ़ा हो तो उसको लग रहा है कि मैं बहुत धीरे चल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम आप क्या छोटे बच्चों को पढ़ा रही हो, आप बहुत एक बात को 2-3 बार बोलते हो, तो मुझे सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। मेरीगंज गांव में मलेरिया अस्पताल की स्थापना। अब हमने शुरू में पढ़ा था कि मेरीगंज गांव में मलेरिया अस्पताल की स्थापना की जाती है और डॉक्टर प्रशांत वहाँ डॉक्टर बनकर आते हैं। गांव में राजपूत कायस्थ है, ब्राह्मण है, यादव संत आदि का मनमुटाव होता है। अब क्या है, एक भोज का जो क्या आयोजन किया जाता है और उनमें मनमुटाव होता है। ब्राह्मण टोली द्वारा अंग्रेजी अस्पताल का विरोध किया जाए। अब ब्राह्मण टोली के लोग हैं, भाई देखो सभी ब्राह्मण तो एक जैसे नहीं, जो पूजा पाठ विशेष करते हैं तो वो नहीं चाहते कि हमारा धंधा बंद हो जाए, तो वो भी क्या है, इन्हीं के झाड़ फूक के द्वारा अपने पैसे कमाना चाहते, तो अस्पताल का विरोध करते हैं। मैन साहब सेवादास दासी लक्ष्मी के संबंध था। सेवादास की मृत्यु के पश्चात रामदास का महंत बनना। अब महंत साहब सेवादास और दासी कौन है, लक्ष्मी, इनके आपस में संबंध बनते हैं और ये मंदिर में रहते हैं। बालदेव और लक्ष्मी के बीच प्रेम होना। बालदेव और लक्ष्मी के बीच में प्रेम होता है। बालदेव और बावनदास का सुराज का सपना। सुराज मतलब स्वराज्य का सपना,
ठीक है। और ब्राह्मण और ज्योतिकी द्वारा गांव में अनर्थ की भविष्यवाणी। ज्योतिकी क्यों है भाई, वो क्या है कि गांव में बड़ा अनर्थ होगा जब अस्पताल खुलने की बात होती है, ऐसे महामारी आएगी, ये वो कहते हैं। गांव में अंधविश्वास की जड़ें गहरी होना। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमला और कमली कमली और डॉक्टर प्रसाद के बीच प्रेम होना। गांव वालों द्वारा पार्वती की मां को डायन समझना है। तो ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि गांव जो मेला आंचल में कौन सी ऐसी महिला पात्र थी जिसे डायन समझा जाता था, तो पार्वती की मां को गांव वाले डायन समझते हैं। कालीचरण द्वारा संथाल आदिवासियों को विद्रोह के लिए तैयार करना। अब क्या है, विद्रोह की लड़ाई में राजपूत हरगोरी सिंह का मारा जाना। अब विद्रोह की लड़ाई होती है तो राजपूत हरगोरी मारा जाता है, जो कि क्या था, एक नया तहसीलदार बनकर आया था, आपने पढ़ा होगा, जो कि संथाल जो जाति है, जनजाति है, उनके तीरों से मारा जाता है। अब क्या है, देश दूसरे खंड में, ये तो हमने पहले खंड की बात की, अब हम दूसरे खंड में आ गए, क्योंकि इस मेलांचल में कितने भाग थे, 2 भाग थे, और पहले में कितने 44 खंड थे और दूसरे में कितने थे, 23 थे। देश को गुलामी से मुक्त मिलना। भारत पाकिस्तान का विभाजन होना। महात्मा गांधी की हत्या। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 1948 में, यानी देश के आज़ाद होने के 1 साल बाद। कालीचरण और गांव चरखा सेंटर की मास्टरनी कमला देवी का प्रेम प्रसंग होना। कालीचरण और गांव के चरखा। अब कालीचरण क्या है, जो कि दलित समाज का एक नेता ही कह लीजिए, हालांकि वैसे नेता नहीं है, लेकिन ये दलित समाज की आवाज़ उठाता है और दलित पर जो अत्याचार होते हैं इनका विरोध करता है। कालीचरण और गांव की चरखा सेंटर की मास्टरनी और कमंगला देवी का प्रेम प्रसंग। बालदेव और बावनदास का कांग्रेस पार्टी से मोहभंग होना। आज़ादी झूठी स्वराज का झूठा सपना प्रतीत होना। मुस्लिम दंगे होते हैं। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की दोगली नीति को जागरना। अब तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद है जो कि किसानों की जमीन हड़पता है, लेकिन अंदर और बाहर से क्या उनका हितैषी बना रहता है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित स्वार्थी नेता छोटन बाबू द्वारा डॉक्टर प्रशांत को मार्क्सवादी बताकर गिरफ्तार करवाना। अब क्या है, जो नवनिर्वाचित नेता है छोटन बाबू, वो क्या करते हैं, डॉक्टर प्रशांत को मार्क्सवादी बताकर उसे गिरफ्तार करवा देते हैं। ज्योतिकी के कहने पर हीरू द्वारा पार्वती मां को डायन समझकर उसकी हत्या कर देना। लक्ष्मी का मठ से अलग होना व बालदेव के साथ पत्नी के रूप में रहना। अब लक्ष्मी क्या है, मठ से अलग हो चुकी है और बालदेव के साथ पत्नी के रूप में रहने लगी है। कालीचरण का कम्युनिस्ट पार्टी से मोह भंग होना। बावनदास का संशय की स्वराज गलत हाथों में चला गया, बावनदास की हत्या हो जाना। बावनदास कौन था, जो कि कांग्रेस का कार्यकर्ता था और क्या है, महात्मा गांधी को मानने वाला था। ठीक है। डॉक्टर प्रशांत और कमली का मेल होना। क्या है, डॉक्टर प्रशांत अब जेल से छूटकर आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये अब हम पढ़ेंगे और इनके प्रमुख कथन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपन्यास की मूल संवेद में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां तथा भारतीय ग्रामीण अंचल के प्रभाव को लिया जा सकता है। गांव में जाति के विषम समीकरण होना। गांव के जमींदारों का संपन्न वर्ग द्वारा गरीब, ये होता भी है भाई। ठीक है, जो जमींदार हैं, जो संपन्न वर्ग है, वो गरीबों का शोषण करते हैं। गरीब किसान है चाहे मजदूर है, ये पहले भी होता था, आज भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि क्या है, देखा जाए तो हमेशा, अगर मेरी माने तो 2 ही जातियाँ होती है, एक अमीर एक गरीब। गरीब इंसान की कहीं कोई इज्जत नहीं होती है और उसका शोषण तो अमीर लोग करते हैं। उपन्यास में जाति आज़ादी के प्रयत्नों और जागरूकता अभियान में सच्चे पार्टी कार्यकर्ताओं का चित्रण होना। इन कार्यकर्ताओं के बाद में केवल निराशा ही हाथ लगती है। बावनदास की हत्या, स्वराज के स्वप्न की हत्या। यानी बावनदास का इस पात्र में बड़ा अच्छा पात्र है, जो कि स्वराज्य का सपना देखता है और उसकी हत्या के बाद ऐसा लगता है कि स्वराज्य की हत्या ही हो गई है। भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे और ये उपन्यास के आधार पर हैं। वैसे डेट वगैरह आप अलग याद रखेंगे। अब क्या है, भारत में पहले चुनाव 1952 में हुए थे और 54 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था। संक्रमण काल व्यंग्य तरीके से चित्रित करते हुए लेखक ने दर्शाया कि आज़ादी झूठी साबित हुई। सच्चे व्यक्ति का व्यवस्था के प्रारंभ में व्यवस्था मोहभंग हो गया। भाई आज़ादी क्या झूठी साबित हुई, वहाँ इतनी महामारी फैली है, गरीबों का शोषण किया जा रहा है, किसानों का शोषण किया जा रहा है, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, तो किस बात की आज़ादी। सभी राजनीतिक दल स्वार्थी लोगों से भरे हुए वे लोग नगण्य हो गए जिन्होंने पार्टी के आदर्शों को स्थापित करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया है।
अपने कथानक घटनाक्रम में उपन्यास सदा हुआ। अनेक कथाओं के समांतर चलने के बावजूद भी संपूर्ण कथा का निर्वहन व्यवस्थित रूप से हुआ है। ठीक है, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और जो महत्वपूर्ण है ये अभी हम देखेंगे प्रमुख कथन, तो इसको छोड़ दीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। महत्मा को खुद मैला साफ करते हैं। जहाँ सफाई रहती है वहाँ आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है। बालदेव, ये बालदेव का कथन है कि महत्मा तो खुद मैला साफ करते थे, जहाँ सफाई रहती वहाँ आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है। ये बालदेव का कथन है। बुढ़ोती में तो आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती, बुढ़ोती वाले बुढ़ापे में माया के प्रबल घात को नहीं संभाल सकती, इसलिए साधु ब्रह्मचारी लोग बुढ़ापे में ही माया के बस में हो जाते हैं। ये लक्ष्मी का है जो कि उसमें महंत रूप में यानी दासी बनकर रहती है। जाति बहुत बड़ी चीज़ है, जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है कि ये किस उपन्यास से लिया गया। जाति बहुत बड़ी चीज़ होती है, जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। सिर्फ हिंदू कहने से कोई ऐसे ही पिंड नहीं छूटता। ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण है, गोत्र क्या है, मूल कौन है, शहर में कोई किसी से जात नहीं पूछता। तो ये पूछ लिया जाएगा कि ये किस उपन्यास से लिया गया। तो ये मैला आंचल उपन्यास है और ये आया हुआ है। और ये लेखक फणीश्वर नाथ का कहना है कि जाति न मानने वालों की जाति है। जैसे ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे नहीं, ब्राह्मणों में भी कई जातियाँ होती है। तो ये क्या लोगों की एक मानसिक संकीर्ण मानसिक धारा है, एक मानसिक बीमारी कह लीजिए। तो ये आपको महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पद लगा देना। भावुकता का दौर भी खतरनाक रोग है। माइगे ने हमने बियाए अपना गोरा जब बुढ़वा हुई थे, जमाई गे भाई। मैथिली लोकगीत है। हाथ में झंडा लाल उठा, तो ये मैथिली लोकगीत है। अंग भंग आदमी सारी दुनिया को अंग भंग देखता है। उठ मेहनत कस अब ओस में आज जुल्म नामुनिशन मिठा, उठ ओस बेअदब हो जा कामरेडी साम्यवादी गीत है। ये गीत है भाई। जमीन किसकी, जोतने वालों की। जो जोतेगा वह बोएगा, जो बोएगा वह काटेगा, कमाने वाला खाएगा, और जिसके चलते जो कुछ हो। ये कालीचरण है। ये भी महत्वपूर्ण कथन है। महंगे पड़े अकाल हो, पर्व त्योहार मनाना ही पड़ेगा। आदमी की ऊपरी आमदनी असल आमदनी, आदमी की ऊपरी आमदनी ही असल आमदनी है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास से लिया गया है। जिसके पास जमीन नहीं वो आदमी नहीं, जानवर है। जानवर घास खाता है, लेकिन आदमी तो घास खाकर नहीं रह सकता। कानून और कचहरी कंपाउंड में पलने वाले कीट पतंगे भी पैसा मांगते हैं। विधाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बढ़कर शक्तिशाली है। वेदांत भौतिकवादी, सापेक्षवादी, मानवतावादी हिंसा से जर्जर प्रकृति हो रही, व्यथा के 30 जख्म हिरण शावक से मानवता कहाँ मिले। तो ये बहुत ही उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण कथन है, इसको याद रखेंगे। ये भूमिका से लिया गया और ये लेखक का ही कथन है। इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी है, कोचत भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, तब मैं किसी से बचकर निकल नहीं पाया। तो ये लेखक का कथन है फणीश्वर नाथ रेणुका कि इस उपन्यास में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, और क्या मिला जुला रूप है। मैंने इसमें अपनी तमाम जानकारियाँ थी जो कोई मैंने कहते हैं नमक मिर्च नहीं मिला है, बिल्कुल जैसी स्थिति थी वह मैंने लिखी है। तो ये लेखक फणीश्वर नाथ का कथन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण, बार बार पूछा गया है, इसे आप याद रखेंगे। लेकिन गांव की पंचायत क्या, पुरानी कचहरी की रामू मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बात बढ़ जाती है तो असल बात के बवंडर में दबा जा रहा है। ये इस पिताल अभी नहीं मालूम होगा, जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझेगा शिव है शिव। तो ये क्या है, एक व्यथा की, अब ये जो ऐसा कुछ नाम आया है, तो वो कह रहे थे कि नहीं चाहते गांव वाले, कुछ गांव वाले कि प्रशांत क्या डॉक्टर बने या इलाज हो, तो क्या वो रूढ़ीवादी हैं और अपना अपना धंधा जमाए हैं। मोहतमा को खुद मैला साफ करते, सफाई ये हम पढ़ चुके हैं। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथ में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी ठस से मस नहीं होगी। हाथ है या लोहार की संडसी, रुपए की बाजार देखा जा सकता है, एक आदमी को एक ही बोली में पहचाना जाता है। जाति बहुत बड़ी चीज़ है, जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। तो ये भी लेखक का कथन है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जाति बहुत बड़ी चीज़ है, जाति पाति नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। ठीक है।
तुम्हारे विद्यापति के गगन हमारी टूटी झोपड़ियों में जिंदगी के मधुरस बरसा रहे हैं। ओ कवि, तुम्हारी कविता ने मचल कर एक दिन कहा था, चलो कवि वन फूलों के ओर। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता सने बरसाती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। महंगी पड़ी अकाल पर्व त्योहार मनाना ही पड़ेगा। होली फागुन महीने की बावरी होती है। आसिन कार्तिक मलेरिया और काला आजार से टूटे हुए शरीर में फागुन की हवा संजीवनी फूंक पड़ती है। सरकारी उर्दी को रंग देने से सजा के होती है। डॉक्टर सरकारी आदमी है, भारी आदमी गांव के समाज का नहीं है। वैसे ही एक सेकंड, तो देखो भाई, अगर आपको पढ़ना तो ये पड़ेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है। वैसे ही आज राज आज कांग्रेस का है। लीडर बने सब कल के गिद्दड़ जोगी सर। चरखा का तो खदड़ पहनो, हर हाथ में झोली। दिन दाड़े करो डकैती, डकैती बोलो सुराज बोली। गावत गांधी राग मनोर, चरखा चलावे बाबू राजेंद्र गुज्जल। भारत अमलाई होए रे फिर से। ये कुछ गीत है। वीर समारी शान करो, जयप्रकाश जसो भाई रे ओरिया ओई फिर से। अब ये मानने को तैयार नहीं। आदमी दिल होता है तो दिल को शरीर को चीर फाड़ कर हम नहीं पा सकते। हार्ट नहीं, अगम अगोचर जैसी चीज़ है जिसमें दर्द होता है लेकिन दवा एड्रेनलिन नहीं। इस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर देवता वास करता है। प्रत्येक इतिहास पर गौर करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति को अपने खानदार की ऐसी कहानी चाहिए जिसके उजाले में दुनिया में चकाचौंध पैदा करती है। धरती माता बड़ी असणांचल है, गेहूं की सुनहली बालियों से भरे हुए खेतों में पुरिया। देखो ये तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा क्योंकि महिला आंचल में ही इस प्रकार की पंक्तियां दी गई है जो कि एक एक अंचल विशेष का जिक्र किया है। लड़की की जात बिना दादरू के आराम हो जाएगा। अब ये हो जाता है कथन। पहले गांव में क्या था भाई, लड़की की जात मरती नहीं है, बिना दवा दारू के ठीक हो जाएगी। ये एक संकीर्ण मानसिकता है। मौसी ने जब चुगल जोड़ी तो उसके हाथ में स्वयं आंचल के खुट्टे पर चले गए। मैं अपने लोगों की मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, वह कांग्रेसी का काम है। मैं आग लगाना चाहता हूँ कालीचरण, जो कि ये क्या SC और ST और रग से संबंध रखता है। रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिव की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद संक्रमण और भयानक रोगों फैलाने की आशा में कुर्सी पर बैठे रहना अथवा अपने बंगले पर सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा के पहले नोटों और रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों और पंडितों की वर्षा करके अपने कर्तव्य की तीसरी समझना, अस्पताल में कराते हुए गरीब लोगों को रुधन की जिंदगी का संगीत समझकर उपभोग करना डॉक्टर का कर्तव्य नहीं है। तो ये गांव वाले विरोध कर रहे हैं जो कि जोत की है। एक ऐसा और देवता के संरक्षण में भी सुख चैन नहीं सो सकती। एक ऐसा और देवता के संरक्षण में भी सुख चैन नहीं सो सकती। ये महिला आंचल का कथन है, ये पूछा जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे जिंदगी क्रांति में बिताई जा सकते हैं। दुनिया की पूंजी व दुनिया को मिटाए जा सकते हैं। जात क्या है? दो, ये गरीब और दूसरे अमीर। ये भी महत्वपूर्ण है। जात क्या है? जात दो ही है, एक गरीब और दूसरे अमीर। बिल्कुल सही बात है भाई। ये डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्यचकित होता है। वह संतोष कितना महान है जिसके सारे ये वर्ग जी रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसके हजारों शुद्धतों के अनुशासन में बांधा रखा जा सकता है। कानून बनने के पहले ही कानून बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है कि कानून बनने से पहले ही कानून गढ़ने के यानी बिगाड़ने के ढूंढले तरीके ढूंढ लिए जाए। क्या करेगा ये संजीवनी बूटी खोज कर? उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी छटपटाकर मरने से अच्छा है मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल वित पुल कर मरने के लिए जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। गांधी जी ने कष्ट तड़पते बछड़े को गोली मारने की सलाह दी है। नए संसार के नए इंसान के सोच सुंदर बनाना चाहता है। यहाँ का इंसान का अभी पहला काम है जानवरों को इंसान बनाना। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। यह बड़ा डॉक्टर हो गया है। डॉक्टर ने रोगों की जड़ पकड़ ली है। गरीबी और जालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। यहाँ आदमी जी कर क्या करेगा? ऐसी जिंदगी पशु से भी सीधे, ये इंसान पशु से भी ज़्यादा खुखार है।
पेट इनकी बड़ी कमजोरी है। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान में अपने सैकड़ों बातों से जड़ ऐसा लाचार कर रखा है कि ये चू तक नहीं कर सकते, फिर भी ये जीना चाहते हैं। तो ये मैला आंचल के कथन है। ठीक है, तो ठीक है भाई, ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि महत्वपूर्ण मैंने करवा दी हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर संदेश भेजकर क्या है प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और मैं क्या लिखित पेपर के भी नोट्स बना रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिसको लेने हैं ले लेना। लेकिन क्या है, ये बिल्कुल 0 से लेकर 100 तक आपके नोट्स हैं, जिसमें आप UGC नेट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तीनों ही पेपरों की तैयारी आप कर सकते हैं मात्र और मात्र 999 रुपये में। और मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पर इससे सस्ते कोई बैच देता होगा, सबसे सस्ता है। और ये क्या है, पूरा ही बताएंगे कि सब्जेक्टिव कैसे लिखना है, तमाम आपको जानकारियाँ दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि 1 से लेकर 10 यूनिट तक की तैयारी आपके निःशुल्क करवाई जा रही है। 2 यूनिट आपकी समाप्त हो चुकी है और ऐसे ही क्रमबद्ध यूनिट आपको मिलती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपनी राय अवश्य लिखना ये ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।